हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सूरज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजी लाइव क्लासेज में। तो मेरे भाई, हमने कल की प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा था 1813 का चार्टर एक्ट एंड 1793 का चार्टर एक्ट। तो आज इसी कड़ी को नेक्स्ट करेंगे और 1835 का चार्टर एक्ट पढ़ने वाले हैं। तो मेरे भाई, सबसे बड़ी बात ये आती है कि 1833 का चार्टर एक्ट क्यों भारत में लाया गया। तो मेरे भाई, इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि 1813 एक्ट के तहत जो चार्टर एक्ट आया था द्वितीय वाला, उसके तहत ब्रिटेन से बहुत सारी कंपनियां भारत में आ गई थी। तो मेरे भाई, भारत में आ गई थी और उन्होंने बहुत सारे टैक्सेज, ये चीज वो चीज़, बहुत सारी चीज़ें ब्रिटेन सरकार को दे रही थी। तो जिसके कारण उन्होंने विरोध किया ब्रिटेन सरकार से कि सर, आपको हम टैक्स दे रहे हैं तो हमारा अधिकार हर चीज़ों पर व्यापार करने का चाहिए। हमको ये नहीं कि इस चीज़ों को नहीं बेचेंगे, इन चीज़ को बेचेंगे। तो मेरे भाई, इसी के उपलक्ष्य में ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार ने फैसला करते हुए एक नियम बनाया जिसका नाम पड़ा 1833 का चार्टर एक्ट। इस चीज को आप समझ गए होंगे। अभी आगे बहुत सारे डिटेल करने वाले हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मेरे भाई ये भी आता है कि 1833 के चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट 1833 के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को समझिएगा कि 1833 का जब चार्टर एक्ट भारत में आया था तो उस एक्ट को अन्य नाम सेंट हेलेना एक्ट के नाम से जाना जाता था। इसका कारण मेरे भाई क्या था? तो इसका कारण ये था कि एक अफ्रीका कंटिनेंट का मतलब क्या हुआ? अफ्रीका महाद्वीप। जैसे अपना एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, उसी प्रकार से अफ्रीका कंटिनेंट। तो अफ्रीका कंटिनेंट में एक छोटा सा द्वीप था। क्या मेरे था भाई? द्वीप था। इस द्वीप का नाम था सेंट हेलेना। क्या नाम था? सेंट हेलेना। तो जिस टाइम ब्रिटिश भारत में राज कर रहे थे ना, वही ब्रिटिशर्स या वही देश के कुछ नागरिक यहाँ पर भी अपना कब्जा जमाए हुए थे। तो जिस टाइम भारत को इस नियम की जरूरत थी, उसी टाइम पर इस सेंट हेलेना द्वीप को भी कुछ नियमों की जरूरत थी। तो मेरे भाई, एक ही नियम पारित किया गया जो कि इनको भी प्रोवाइड किया, भारत के लोगों को भी प्रोवाइड किया गया और सेंट हेलेना को भी प्रोवाइड किया गया। इसीलिए इसका अन्य नाम पड़ गया मेरे भाई 1833 चार्टर एक्ट का सेंट हेलेना एक्ट 1833। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि सेंट हेलेना इसका नाम क्यों पड़ा। तो इसका नाम पड़ने का सबसे बड़ा कारण मेरे भाई यही था कि जिस टाइम 1833 का चार्टर एक्ट अपने भारत में आया था, उसी टाइम ये नियम हमारे सेंट हेलेना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सेंट हेलेना द्वीप के लिए भी नियम गया हुआ था या लागू किया गया था। अब मेरे भाई, नेक्स्ट चीज यहाँ से आती है कि जब 1833 का चार्टर एक्ट भारत में आया था तो इस टाइम ब्रिटेन के क्राउन या ब्रिटेन के राजा कौन थे? तो मेरे भाई, इस टाइम ब्रिटेन के राजा चेंज हो गए थे जिनका नाम था विलियम फोर्थ। तो मेरे भाई, 1833 के चार्टर एक्ट के समय ब्रिटेन के क्राउन का नाम था विलियम फोर्थ, जिनका टाइम पीरियड 1830 से लेकर 1837 ईस्वी तक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि 1833 के चार्टर एक्ट के समय ब्रिटेन के क्राउन या ब्रिटेन के राजा का नाम क्या था? तो उनका नाम था विलियम फोर्थ, जो कि 1830 से 1837 के बीच वहां के राजा थे। उससे ही मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि जब 1833 का चार्टर एक्ट भारत में आया था तो उस टाइम बंगाल के गवर्नर का नाम क्या था? तो मेरे भाई, उस टाइम बंगाल के गवर्नर का नाम था विलियम बेंटिंग, जो कि 1828 से 1835 तक भारत में या भारत के या बंगाल के गवर्नर जनरल बने हुए थे। तो इन दोनों चीज को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि जब भारत में 1833 का चार्टर एक्ट आया तो भारत के किन किन चीज़ों या किन किन नियमों में बदलाव हुआ या क्या क्या चीज़ें परिवर्तित हुई। तो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट 5-6 चीज़ों का परिवर्तन हुआ जिसको हम अभी देखते हैं। तो आइए बात समझते हैं कि इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक क्षेत्र समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब क्या है मेरे भाई? आप सभी लोगों को पता होगा कि 1813 का जब चार्टर एक्ट भारत में आया था तो इस चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के पास व्यापारिक क्षेत्र में एक अधिकार था। एक अधिकार क्या था कि चीन के साथ व्यापार, चाय के साथ व्यापार, अफीम के साथ व्यापार, इन तीनों के साथ व्यापार करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगा। लेकिन जैसे ही 1833 का चार्टर एक्ट भारत में आया तो 1833 का चार्टर एक्ट भारत में आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ये भी अधिकार छीन लिया गया। अब उसको बोल दिया गया मेरे भाई क्या कि आपका व्यापारिक क्षेत्र का एकाधिकार समाप्त किया जाता है, लेकिन अभी भी शासन, नियम, कानून कैसे क्या चलाना है आप ही अप्लाई करेंगे। तो शासन वाले में 20 वर्ष बढ़ा दिया गया मेरे भाई, लेकिन
इनके व्यापारिक क्षेत्र की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम हाल में पूछता है। कैसे पूछेगा कि किस चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक क्षेत्र को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। क्योंकि पूर्ण रूप से समाप्त यहीं पर किया गया 1833 में, लेकिन अल्प विराम के तौर पर 1813 में समाप्त किया गया था, लेकिन पूर्ण तरीके से 1833 के एक्ट के तहत समाप्त किया गया था। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या मेरे भाई कि इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो आप सभी लोगों को पता होगा जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो बंगाल के नवाब को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, या बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो मेरे भाई उसी प्रकार से जब 1833 का चार्टर एक्ट भारत में आया तो यहाँ पर भी एक नियम बना, क्या कि अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल है ना, उनको पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। जिसको समझिएगा मेरे भाई, इसको जैसे कोई एरिया था तो बंगाल यहीं पर एरिया था मेरे भाई, तो पहले क्या था कि बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से, मतलब इसी क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। लेकिन जैसे ही 1833 का चार्टर एक्ट भारत में आया ना, तो इस नियम के तहत इस गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। मतलब इस पूरा भारत का गवर्नर जनरल कौन होगा, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और यहाँ से मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, इस चीज को आप समझ लीजिएगा। यहाँ से पूछता है कि भारत के प्रथम भारत गवर्नर जनरल का नाम बताइए, या प्रथम भारत के गवर्नर जनरल का नाम। तो इनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या नाम था मेरे भाई, विलियम बेंटिंग, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए थे। इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो मेरे भाई दूसरा भी क्लियर हो गया। उसके बाद मेरे भाई तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बात को आप समझिएगा। तो इसके तहत यह होता है कि ये गवर्नर जो नियम बनाते हैं, मीन्स जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब इसको भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया है। तो मेरे भाई ये जो नियम कानून बनाएगा ना, इस नियम कानून को एक्ट के नाम से जाना जाएगा। इसके पहले जो बंगाल का गवर्नर नियम बनाता था उसको हम नियामक कहते थे। नियामक और एक्ट में कोई अंतर नहीं है, बस एक छोटा सा बदलाव हुआ। वहां पर नियामक का मतलब भी नियम कानून ही है, यहाँ पर एक्ट का मतलब भी नियम कानून है। बस परिवर्तित किया गया था क्या मेरे भाई कि जब छोटे स्तर पर कोई नियम बना था तो उसको नियामक कहते थे, जब वही बड़े स्तर पर नियम बना रहा है इंसान तो उसको एक्ट कहते हैं। तो ये तीसरा ही मेरे भाई क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास चौथा आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई। 1833 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1853 एंड 1858, ये चारों चार्टर एक्ट इतने महत्वपूर्ण हैं कि मैं इनका वीडियो एकदम सेपरेट अलग अलग बना रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीजें आसानी से समझा सकूं मेरे भाई। तो इस बात को भी समझिएगा। चौथा नंबर क्या है कि गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 3 से 4 कर दी गई। इस बात को आप समझिएगा। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उस एक्ट के तहत एक नियम बनाया गया था। क्या नियम था कि भारत में गवर्नर परिषद जनरल की संख्या कार्यकारी सदस्य समिति बनाई जाएगी। तो उसमें मेरे भाई 4 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। लेकिन जैसे ही 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया उसके तहत उन्हीं गवर्नर जनरल परिषद कार्यकारी के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। तो अब वो 3 सदस्य ही हर जगह चले आ रहे थे। लेकिन जैसे 1833 का चार्टर एक्ट आया ना, तो उन सदस्यों को 3 से एक बार फिर बढ़ाकर मेरे भाई क्या कर दिया गया, 3 से बढ़ाकर 4 कर दिया गया। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे कि गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 3 से एक बार फिर 4 करने की प्रोसेस किसमें हुई, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अब मेरे भाई ये जो चौथा सदस्य बना था ना, ये था अस्थाई सदस्य। अस्थाई सदस्य का मतलब क्या होता है इस बात को आप समझिएगा। जैसे कोई इंसान कहीं टूर पर जाता है तो वहां पर रहने के लिए 2-4-5 दिन अगर जंगल झाड़ी में रहना है तो एक अपना अस्थाई घर बनाता है, जैसे कि झोपड़ी टाइप से बना के रहता है। अस्थाई का मतलब क्या होता है कि जो चीजें लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बनाई जाती, मात्र छोटी चीजों के लिए, कि इनको कभी भी इस चीज से हटाया जा सकता है, रिमूव कर दिया जा सकता है। तो मेरे भाई अस्थाई का मतलब यही हुआ। तो जो ये चौथा सदस्य नियुक्त हुआ ना था, इसका अस्थाई सदस्य नाम दिया गया और इसका एक प्योरिटी नाम दिया गया जिसे कि विधि सदस्य के नाम से जाना जाता था। क्या मेरे भाई, विधि सदस्य के नाम से जाना जाता था। और इस विधि सदस्य के रूप में पहले इंसान जो नियुक्त हुए थे, जैसे भारत के राष्ट्रपति होते हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, तो इस प्रकार से मेरे भाई विधि सदस्य के पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम था लॉर्ड मैकाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, स्टार कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को आप। एग्जाम में एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, क्या पूछता है कि विधि सदस्य का प्रथम अध्यक्ष या विधि सदस्य पहला बार कौन इंसान बनाया गया था।
या किस व्यक्ति को पहली बार विधि सदस्य बनाया गया था? तो मेरे भाई उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब मैं मूव करता हूं 5वें एक्ट की तरफ। 5वां मेरे भाई नियम कानून क्या था कि इसके तहत भारतीय परिषद कहा जाने लगा था। अब इस चीज को समझिएगा, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसमें कहते थे गवर्नर जनरल परिषद। तो मेरे भाई 1833 का चार्टर एक्ट जैसे ही आया, इसी गवर्नर जनरल परिषद को अब भारतीय परिषद कहा जाने लगा था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि किस चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद को भारतीय परिषद के नाम से जाने जाने लगा था। यूपी पीसीएस 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको टेलीग्राम में मैं क्विज कराता हूं, तो वहां पर आप लोग देख लीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। तो क्या मेरे भाई क्वेश्चन था कि किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल परिषद को भारतीय परिषद कहा जाने लगा था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो मेरे भाई ये भी चीज आपकी क्लियर हो गई, 5वीं भी। और 6वीं मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो का सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई तो एक ये वाला है और एक ये 6वां वाला है। 6वां वाला क्या मेरे भाई कि 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को सती प्रथा का अंत किया गया। वेटिंग जो विलियम बेंटिंग जी हमारे थे, इन्हीं के हेल्प के या मदद से राजा राम मोहन के साथ मिलकर 4 दिसंबर 1829 को भारत में सती प्रथा को बंद कर दिया गया था। तो इस चीज को भी आप समझ गए होंगे। तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है क्या कि सती प्रथा का अंत किस एक्ट के तहत किया गया था? मेरे भाई 1833 के चार्टर एक्ट के तहत सती प्रथा का अंत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है मेरे भाई कि किस गवर्नर जनरल के तहत सती प्रथा का अंत हुआ था? तो उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। राजा राम मोहन, भारतीय जो नागरिक साथ दिए थे, उनका नाम था राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया गया था। और मेरे भाई एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि धारा 87 1833 का जब चार्टर एक्ट आया था तो इसमें एक धारा 87 को भी जोड़ा गया था। धारा 87 का मतलब क्या है? जैसे एक अन्य नियम, बहुत सारे नियम तो थे ही, एक अन्य नियम ये भी दे दिया गया कि इस एक्ट के तहत प्रारंभिक मतलब जो सिलेक्शन की प्रोसेस होती है ना, सिलेक्शन के लिए परीक्षा का शुभारंभ किया गया। तो 1833 के तहत या 1833 के चार्टर एक्ट के तहत मेरे भाई धारा 87 जोड़ा गया। और धारा 87 में क्या था? खुली परीक्षा का आयोजन, और किसी भी इंसान का जो सिलेक्शन होगा वो मेरे भाई जाति, रंग, वर्ण, धर्म पर नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा उनके क्वालिटी पर या क्वांटिटी पर कि वो किस प्रकार के अंदर क्या गुण है। अगर आपके अंदर गुण है तो आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपको सिलेक्शन मिलेगा, आप काम करेंगे। अगर आपके पास क्वालिटी, आपके पास गुण नहीं है तो मेरे भाई आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इस बात को आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि किस एक्ट के तहत पहली बार प्रारंभिक परीक्षा सिलेक्शन के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया मेरे भाई? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि धारा 87 क्या है? तो मेरे भाई धारा 87 है कि सरकारी नौकरी के लिए धर्म जाति रंग भेदभाव से कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ आपके क्वालिटी से है कि आप में क्या डिपेंडेंसी है। तो मेरे भाई आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। आपको एक छोटा सा ये भी बता देते हैं कॉन्सेप्ट कि फिर सारे एक्ट आने के बाद एक छोटा सा एक्ट आया था 1837 का। उस 1837 का जो एक्ट था उसमें क्या बोला गया था मेरे भाई? उसमें सीधे सीधे ये बोला गया था कि जो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज थी फारसी, जैसा आप सभी लोगों को पता होगा कि जब मुगल साम्राज्य था तो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज का नाम था फारसी। उस फारसी लैंग्वेज को 1837 के एक्ट के तहत अंग्रेजी बना दिया गया। मीन्स 1837 के एक्ट के तहत हमारे फारसी भाषा को अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो मेरे भाई आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। आप लोग चार्टर में एक बार रिपीट तो मैं सब चीज कर ही दिया हूँ कि 1837 का चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना के नाम से भी जानते हैं। जब क्राउन इसके थे विलियम फोर्थ, जब ये नियम आया था तो इसके क्राउन थे विलियम फोर्थ, बंगाल गवर्नर कौन थे? विलियम बेंटिंग थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक क्षेत्र को समाप्त कर दिया, समझा दिया कैसे कैसे क्या है। और बंगाली गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसका मतलब मैंने यहाँ पर बताया था कि जो बंगाल पे इनका कब्जा था अब टोटल पूरे भारत पर अधिकार कब्जा हो गया। तीसरा क्या मेरे भाई कि यह गवर्नर जो नियम बनाते थे उसे एक्ट कहा जाने लगा, ये भी समझा दिया। उसके अंदर में चौथा क्या है कि गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 3 से 4 कर दी गई। जो 4 पहले थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, उसको पिट्स इंडिया एक्ट में 3 किया गया, लेकिन 1833 का चार्टर एक्ट आते उसको पुनः 4 कर दिया गया। तो मैंने ये भी समझा दिया। और इसको जो एक सदस्य बना था इसको अस्थायी सदस्य के नाम से जानते थे और इसको एक नाम दिया गया था। क्या नाम था मेरे भाई? विधि सदस्य। और इस विधि सदस्य पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति का नाम था लॉर्ड मैकाले। इस बात को आप समझ गए होंगे।
और 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा का अंत बेटिंग के द्वारा किया गया था। तो इस बात को भी समझेंगे आप, राजा राम मोहन के साथ मिलकर किए थे। इसके साथ धारा 87 जुड़ा। धारा 87 क्या है ये पहले आप लोग को बता दिया कि सरकारी नौकरी के सिलेक्शन के लिए कभी भी आपका रंग, जाति, धर्म, वर्ण विविधता नहीं करेगा। तो मेरे भाई आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाबा टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। पंखा खुल सागर।